प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस बार हम इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी विषय के चागपति खंड काव्य से लेकर के आए हैं। ये जो विषय है ये हमारा हिंदी से संबंधित है और ये है कक्षा 12 वालों के लिए है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये वाला प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस साल इस समय कक्षा 12 में है और उनकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लाइन में लिखा हुआ है कि त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो। तो इस तरीके से इसके कम से कम 2-3 तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब 2-3 तरीके से कौन कौन से आते हैं। इसमें सर्ग भी पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे, इसमें सर्ग भी पूछे जाते हैं। तो ये कितने सर्गों में डिवाइड है और कौन सी अपसर्ग क्या होते हैं। सर्ग में यानी पहले से लगाकर पहले सर्ग में कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, दूसरे सर्ग में कौन कौन सी बातें रखी गई और तीसरे सर्ग में तो किस सर्ग में क्या घटना घटित हुई है, ये आपको याद करना पड़ता है। यानी कहानी को अलग अलग पैकेज में बांट करके, जैसे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, तो रिकॉर्ड अलग अलग होते हैं। पहले में कुछ और बताया जाता है, दूसरे में और बताया जाता है। ये जितने भी खंड काव्य होते हैं ये विस्तृत होते हैं और इनकी जितनी भी रचनाएं होती हैं ये खंडों में विभक्त होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कई खंडों में ये विभक्त होती है। अब प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये आपका इतना कति बिल्कुल सेम का सेम ही रहेगा। त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इसमें आके ये भी हो सकता है कि त्यागपति खंड काव्य का दूसरा सर्ग लिखो, ये भी आ सकता है। ध्यान देंगे, दूसरा सर्ग लिखो, ठीक है। इसके बाद तीसरा भी आ सकता है और पांचवा भी आ सकता है। यानी कम से कम ये कहानी जो है 5 चीजों में डिवाइड है, यानी 5 सर्गों में विभक्त है और 5 में से कोई भी सर्ग परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है वो इस हिसाब से है, उसमें ये पूछा जा सकता है हर्षवर्धन। अभी हम बताएंगे हर्षवर्धन हो कौन। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यह प्रश्न ही बता रहे हैं कि आप जो प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं। अब हर्षवर्धन की जगह जो है राजश्री का भी आ सकता है और इसकी जगह जो है राजवर्धन का भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखें, यानी हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, राज्यवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरीके से कम इतने में हमने आपको बता दिया है कि किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये टोटल इतना ही है प्यारे बच्चों, टोटल जो है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न में, आप चाहे तो किताब में भी जो है चेक कर सकते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, ये भी मिटा रहे हैं क्योंकि इसके संबंधित जो है हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रथम सर्ग। ये प्रथम सर्ग से स्टार्ट करेंगे। प्रथम सर्ग से स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि इसके संबंध में कुछ लिखा जाता है और वो लिखा क्या क्या जाता है। देखिए, जब इससे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो ये त्यागपति खंड
काव्य है, यानी त्यागपति जो खंड काव्य है, ये रामेश्वर शुक्ल द्वारा रचित एक ऐतिहासिक घटना है। एक ऐसी घटना है, यह एक ऐतिहासिक घटना है ठीक है, जिसमें राजा जो हर्षवर्धन है, यानी लिख देते हैं, वर्धन पूरा लिख देते हैं, हर्षवर्धन है, इनकी वीरता, साहस, महान राजा और उसके बाद एक आदर्श पुत्र व आदर्श भाई का अभिनय दिखाया गया है, यानी कह सकते हैं कि इन्होंने महत्वपूर्ण रोल दिखाया है। यानी ये रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा ये रचित एक ऐतिहासिक घटना है। इसमें राजा हर्षवर्धन की वीरता, साहस और महान एक राजा के रूप में उन्होंने कार्य किया, और इसमें एक आदर्श पुत्र के बारे में दिखाया है, एक आदर्श भाई के बारे में दिखाया है। तो यहाँ तक आपको ये इतना पता होना चाहिए कि त्यागपति खंड काव्य है क्या, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो कहानी है ये सर्गों में डिवाइड है, ठीक है। अब हम सर्ग से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मिटा ही देते हैं, यहाँ से हम मिटा ही देते हैं। चलिए अब आगे, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि चरित्र चित्रण, यानी पात्र लिख सकते हैं सीधे तरीके से हम यहाँ पे पात्र के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन है। तो पहली बात, जो मुख्य अभिनय जो कर रहे हैं वो हर्षवर्धन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर है इनके जो है हम राजवर्धन रख रहे हैं, और तीसरे नंबर पर राजश्री रख रहे हैं, राजश्री, और चौथे नंबर पर हम जो है आचार्य दिवाकर को रख रहे हैं, ये गुरु थे भाई इनके। और इसके बाद मालव राज इनका एक दुश्मन है, उनको भी रख रहे हैं। तो हर्षवर्धन और राजवर्धन ये क्या है, ये भाई है, और राजवर्धन जो है और जो राजश्री है ये इनकी बहन है, आचार्य दिवाकर ये गुरु है, और मानव राज दुश्मन है। तो इतनी बात आपको जो है जान लेनी है, ये इतना ध्यान रखना है कि इसमें प्रमुख रोल इन लोगों का है। इससे पहले इसमें जो है 5वें नंबर पर किसी की बात की जा सकती है तो इनके माता पिता की बात कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाले बच्चों बात यह है कि जो इनके माता पिता का मुख्य रोल ही ऐसे ही है, यानी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पर इस तरीके से जो है इनका ये रोल है इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर आप इसको अच्छी तरीके से रख लेंगे, कॉपी पेज पर लिख के रख लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि इस खंड काव्य में कितने पात्र हैं और किस का रोल क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उठा लीजिए, लिख लीजिए। अब बात करते हैं प्रथम सर्ग के बारे में। अच्छा नहीं लिखा जा रहा है इससे।
प्रथम सर्ग दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से लिखा हुआ, नेचुरली तो बात नहीं, इधर दूसरी चार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम सर्ग, और ये प्रथम सर्ग में कहाँ कहाँ तक ये कहानी है, होता यूं है कि इसमें इनके जो है माता पिता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की मृत्यु। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट करेंगे। कहानी को ध्यान रखना है, ये है कि एक बार हर्षवर्धन शिकार खेलने के लिए गए थे और राजवर्धन हूणों के साथ उत्तराखंड में युद्ध कर रहे होते हैं। यानी राजवर्धन भी शिकार युद्ध करने के लिए चले जाते हैं और हर्षवर्धन भी जो है शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। होता यह है कि इनके जो माता पिता हैं अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है। तो होता क्या है कि अब ये लिखना है नीचे ना, ध्यान रखना, हाँ, कि फिर से ध्यान से सुन लेंगे एक बार, फिर से अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा कि हर्षवर्धन शिकार खेलने के लिए जंगल गए हुए थे और राजवर्धन हूणों के साथ उत्तराखंड में युद्ध करने के लिए गए हुए थे। अचानक इनके माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है। एक सिपाही आता है और आने के बाद में कहता है, महाराज राजवर्धन हर्षवर्धन, तो दोनों महाराज हैं उसके लिए, लेकिन जो सिपाही जो सबसे पहले जाता है वो हर्षवर्धन के पास जाता है और उधर एक सिपाही राजवर्धन के लिए जाता है। सूचना ये मिलती है, सिपाही आकर के कहता है कि हर्षवर्धन महाराज आपकी जय हो, आपके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपया आप शिकार खेलना छोड़कर ये कार्य यहाँ पर विराम दे करके आप कृपया वापस लौट चले। लौटने के पश्चात में क्या होता है कि वो तुरंत शिकार करना छोड़ देते हैं। हर्षवर्धन घर वापस आ जाते हैं। उधर राजवर्धन भी सूचना पाकर जो हूणों से युद्ध कर रहा था वो भी घर वापस लौट करके आ जाता है। आने के पश्चात में दोनों भाई बड़े प्रेम के साथ जो है अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। और ध्यान रखें कि इसमें मेन पॉइंट यह है कि इनकी पहले पिता की तबीयत खराब होती है, इनका पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, पिता बीमार हो जाते हैं और पिता की ऐसी दयनीय दशा को देख करके माता की स्थिति में भी स्वास्थ्य में भी खराबी होने लगती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इनके भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ठीक है, अब एक दिन होता है कि जो हर्षवर्धन की जो माता है, ये पिता की यानी हर्षवर्धन के पिता की परिस्थितियों में ठीक सुधार ना देख करके या उनके स्वास्थ्य में सुधार ना देखते हुए वह आत्मदाह करने का प्रयास करने लगती है, आत्मदाह करने का प्रयास करने लगती है। और ये एक बार रात में उठती हैं, उठने के पश्चात में खुद को जलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उसी समय हर्षवर्धन आ जाते हैं और अपनी माता को बचा लेते हैं तथा दोबारा वो ऐसा ना करें इसकी हिदायत भी देते हैं। लेकिन इनकी जो माता होती हैं हर्षवर्धन की, वह दिन प्रतिदिन आग में जलती रहती हैं, अर्थात उनके हृदय में चिंता बनी रहती है। और होता यह है कि कुछ ही समय के पश्चात पिता की मृत्यु हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हर्षवर्धन वापस लौटा था तो उसने विभिन्न प्रकार से हर प्रकार से औषधि का बंदोबस्त किया, इलाज करवाया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में ठीक
नहीं हुआ। स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से इनकी जो माता है ये अधीर हो जाती हैं और कई बार आत्मदाह करने का प्रयास भी करती हैं। एक बार हर्षवर्धन इन्हें बचा भी लेते हैं, फिर प्रयास करती है और सफल नहीं होती है। थोड़े दिनों के बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और अंत में जो है स्वयं इनकी जो माता होती है हर्षवर्धन की, ये भी स्वयं को जला लेती हैं। जला लेने के पश्चात में उधर जब पता चलता है हर्षवर्धन को कि माता पिता दुनिया में दोनों में नहीं रह गए हैं, तब जो है राजश्री जो मायके में थी, राजश्री इनकी बहन का नाम है, ठीक है, और ग्रह बर्मन जो है ये इनके बहनोई का नाम है, यानी ग्रह बर्मन जो है इनके बहनोई का नाम है। होता यह है कि इसको सूचना दे दी जाती है कि ऐसी बात हो गई है, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। बहन जब राजश्री को पता चलता है तो दौड़ी दौड़ी वो वापस ग्रह बर्मन के पास ग्रह बर्मन के साथ आती हैं। आने के पश्चात में उनके माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार करने के पश्चात में अपने घर पर वापस लौट जाते हैं। तो ये पहला जो सर्ग था, यानी प्रथम सर्ग जो था यहाँ से था, यानी वो शिकार खेलने के लिए गए थे, उन्हें सूचना मिलती है एक, और राज्यवर्धन भी घर नहीं होता है, वो भी बाहर होता है, इनकी तबीयत खराब होती है और दोनों को सूचना पाकर के वापस लौटाया जाता है। दोनों वापस लौटाते हैं और इस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते और दोनों की मृत्यु हो जाती है और साथ में जो है राजश्री भी घर पे आ जाती है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो पहले सर्ग में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहां से कहां तक हुआ। इन पहले सर्ग में हर्षवर्धन के माता पिता की मृत्यु होती है, हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो पहला सर्ग आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सर्ग की। अब हम बात करते हैं दूसरा सर्ग की कि दूसरा सर्ग कहां से कहां तक है, ठीक है। तो दूसरे सर्ग में याद करने की आवश्यकता यह है कि इसमें हर्ष राज्यवर्धन की मृत्यु होती है। ध्यान से सुन लेंगे कि इसमें राज्यवर्धन की मृत्यु होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनके माता पिता का अंतिम संस्कार हो जाने के पश्चात में होता यह है कि घर पे वापस लौट आते हैं और अब देखिए कि इसमें एक आचार्य दिवाकर होते हैं। आचार्य जैसा कि हमने बताया था, आचार्य दिवाकर होते हैं घर पे। और कौन कौन होता है? राजश्री भी होती है, ग्रह बर्मन भी होते हैं और ये दोनों भाई होते हैं, यानी हर्षवर्धन भी होते हैं और राज्यवर्धन भी पास में होते हैं, क्योंकि माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात में खबर मिलते ही दोनों लोग दौड़ के आ जाते हैं और उनको संस्कार करने के पश्चात में पास में ही होते हैं। तो कहानी ये तक थी। तो यहाँ पर क्या है, आचार्य दिवाकर होते हैं, हर्षवर्धन होते हैं, राज्यवर्धन होते हैं, राजश्री होती है, ग्रह बर्मन, ये 4-5 लोग पास में बैठते हैं, ठीक है। अब कहानी में बात यह है कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन राजश्री को अपने घर से विदा कर देते हैं। राजश्री क्या होता है कि ग्रह बर्मन यानी अपने पति के साथ घर को जा रही होती है। इनका एक दुश्मन होता है मालोराज, जैसा कि हमने बताया था कि इनका एक दुश्मन होता है मालोराज। मालोराज से ही राज्यवर्धन युद्ध कर रहा होता है। जब वो आया था लौट के, यानी पहले वो युद्ध कर रहा था, वो लौट के आ गया था कि हमको युद्ध को छोड़ देंगे क्योंकि घर पे बुलाया है, पिता की कंडीशन खराब है, तो इसीलिए जो है वो वापस लौट के आ जाता है, ठीक है। अब मालोराज को मौका मिल जाता है ये कि अब रास्ते में राजश्री और ग्रह बर्मन जा रहे थे। मालोराज
इन दोनों लोगों को बंदी बना लेता है। बंदी बना लेने के पश्चात में वह राजवर्धन से मांग करता है। राजवर्धन से मांग ये करता है कि तुम हमारे पास निहत्थे और सिर्फ अकेले, निहत्थे और अकेले हमारे पास आ जाओ, हम आपके दोनों लोगों को छोड़ देंगे, यानी हम आपकी बहन और महनई दोनों को छोड़ देंगे, आप हमारे पास निहत्थे आ जाओ। अब इस तरीके से ये डिमांड जब रखते हैं, डिमांड रखने के पश्चात में जब ये बात राजवर्धन को पता चलती है, ये तुरंत जो है, जो संन्यास लेने का मन बना रहे थे राजवर्धन, ये तुरंत जो है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए मालवराज के पास जाते हैं और मालवराज से भयंकर पूर्वक युद्ध करते हैं। निहत्थे नहीं जाते हैं, भयंकर युद्ध करते हैं। युद्ध हो ही रहा होता है कि कुछ पैतरे ग्रहवर्मन भी आजमाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी इनके बहनोई वहीं के वहीं मार दिए जाते हैं। अब मालवराज जो कि युद्ध कर रहा था, ये हार जाता है और मूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है। मूर्छित अवस्था में ये पड़ा रहता है। अब पढ़ने के पश्चात में क्या होता है, जब मूर्छित अवस्था में पड़ा होता है तब अपनी बहन को जेल से ये आज़ाद करा लेते हैं, यानी जो है कि मालवराज के चुंगल से वह छुड़ा लेते हैं और रास्ते में लौट के आ रहे हैं, घर की तरफ चल देते हैं। और जब घर की तरफ चलते हैं तो मालवराज जो मूर्छित अवस्था में था वह तुरंत आंखें उसके मूर्छित अवस्था से वापस लौट आता है, उसकी आंखें खुलती है और वह रास्ते में भिखारी का वेश बना करके बैठ जाता है। राजवर्धन घोड़े पर बैठे हुए आ रहे हैं, दूसरे वाले घोड़े पर राजश्री बैठी हुई है। राजवर्धन बहुत उदार स्वभाव के थे। इसने क्या किया कि महाराज, जो मालवराज जो भिखारी बनकर के रास्ते में बैठा था, इसने कहा महाराज आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। जब इतनी बात राजवर्धन सुनते हैं तो वो घोड़े से नीचे उतर आते हैं और कुछ पैसे देते हैं। मालवराज इस बात का फायदा उठा लेता है कि बाकी जितने भी सैनिक हैं वो पीछे हैं और उसी समय तलवार निकाल करके राजवर्धन का सिर कलम कर देता है। राजवर्धन उसी समय मार दिए जाते हैं। तो इस सर्ग में अब यहाँ तक जो है ग्रहवर्मन की भी मृत्यु हो गई और राजवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। बहन किसी तरीके से बच जाती है कि इसके जो सैनिक होते हैं मालवराज का पीछा करते हैं और जो राजश्री बहन होती है वह अपने घर वापस लौट करके आती है और हर्षवर्धन को, यानी ये जो है इनको सारी बातें बताती है कि ये रास्ते में हुआ और आपके भाई और आपके बहनोई मालवराज द्वारा मार दिए गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रह गए हैं। हर्षवर्धन जब ये बात सुनते हैं उनका भाई भी मार दिया गया है और ग्रहवर्मन जो इनके बहनोई होते हैं, ग्रहवर्मन जैसा कि लिखा हुआ है, ग्रहवर्मन जो इनके बहनोई होते हैं वो भी मार दिए जाते हैं। इतनी बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तुरंत ये जो है सेना को तैयार करते हैं और तैयार करके मालवराज से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही निकलने वाले होते हैं, जैसे ही ये अपनी महल से निकलने वाले होते हैं, उधर से एक सूचना मिलती है और सूचना ये मिलती है कि महाराज हर्षवर्धन आपकी बहन बहुत उदास होकर के जंगल की तरफ गई है और ये सूचना मिली है कि वह आत्मदाह करना चाहती है। हर्षवर्धन के सामने सन्नाटा सा छा जाता है। परिस्थितियां ये हो जाती हैं कि वह अपनी बहन को बचाए या मालवराज से लड़ाई करे जा करके। तो यहाँ पर हर्षवर्धन ये दिमाग लगाते हैं कि युद्ध हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले अपनी बहन को बचाते हैं।
वह अपनी बहन की खोज में निकल पड़ते हैं, यानी राजश्री की खोज में निकल पड़ते हैं। निकलने के पश्चात में वह उसी जंगल की तरफ जाते हैं और खोज करने लगते हैं। एक भिखारी के द्वारा ये पता चलता है कि एक स्त्री यहाँ से गई हुई है। वो भिखारी से पूछते हैं कि क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को जाते हुए देखा? तो भिखारी बता देता कि हाँ, एक स्त्री इधर से गई है। तो पता चलता है कि राजश्री इधर से ही गई होगी। जैसे ही उस रास्ते से जाते हैं, तब तक उधर राजश्री लकड़ियों की व्यवस्था करके खुद उस पर बैठकर खुद को जलाने वाली होती है। कहते एंड टाइम पे यानी मौके पर ही हर्षवर्धन पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के पश्चात में उसको बचा लेते हैं कि बहन ऐसा मत कीजिए, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, हम मानवराज को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप ऐसा कर दो कि तो हमारा कौन रह जाएगा, क्योंकि हमारे माता पिता भी नहीं रह गए, ना हमारा भाई रहा, ना हमारे बहनों ही रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ आप ही बची हुई हो। हे बहन, आप ही बची हुई हो, आपके अलावा आपके बिना तो हम अलग हो जाए, दुनिया से जो है बिल्कुल समझ लीजिए उदास हो जाएंगे, हमारा दुनिया में कोई भी नहीं रह जाएगा। तब इतनी ऐसी बातें करके वह राजश्री को वापस मना करके ले आते हैं और ले आने के पश्चात में जो है वहाँ उसी राज्य की, यानी जिस राज्य के ये राजा थे हर्षवर्धन जिस राज्य के राजा थे, ये तुरंत जो है वहाँ की महारानी बना देते हैं और उसके पश्चात जो है यह युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, यानी उत्तराखंड में युद्ध करने के लिए ये चले जाते हैं। और जाने के पश्चात में होता यह है कि ये उत्तराखंड में 5 वर्षों तक लगातार युद्ध करते हैं। तो ये कहानी जो है ये दूसरे सर्ग की है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी दूसरे भाई की मृत्यु हो जाती है, बहन को किसी तरीके से बचा करके लाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सर्ग की। तीसरा सर्ग क्या है, तो हम यहाँ से ये मिटा रहे हैं, तो नहीं मिटा रहे हैं। ये इसमें तीसरा सर्ग है। तीसरे सर्ग में क्या है, सभी राज्यों या कह सकते हैं कई राज्यों को जीत कर एक कन्नौज को उसकी राजधानी बनाते हैं, ये इसमें दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरे सर्ग में क्या होता है कि दूसरे सर्ग में ये अपनी बहन को वापस बुला करके लाते हैं और उन्हें महारानी बना देते हैं, और रानी बनाने के पश्चात में स्वयं जो है उत्तराखंड में युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। इसमें इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन किया गया। दिग्विजय कहा गया, दिग्विजय का अर्थ होता है 10 दिशाओं को जीतने वाला। हर्षवर्धन इतने प्रतापी थे, दोनों भाई प्रतापी थे, लेकिन एक भाई धोखे से मार दिया गया था। तो इसमें होता यह है कि लगातार ये हुड़ों के साथ युद्ध करते हुए इन्होंने कई राज्यों को जीत लिया, यानी लगातार इन्होंने 6 वर्षों तक युद्ध किया था। और उसमें कौन कौन थे, उन्होंने जो जीता था मिथिला, बिहार, गोंड, उत्कल। फिर से सुनेंगे, मिथिला, बिहार, गोंड और उत्कल आदि राज्यों को जीत लिया था। और जीतने के पश्चात में इन्होंने कन्नौज को उसकी राजधानी बनाया। बस तीसरा सर्ग छोटा है, तीसरा सर्ग बहुत छोटा है, इतना ध्यान रखेंगे। 4-5 जो हमने बताए फिर से हम बता दे रहे हैं कि इन्होंने मिथिला, बिहार, गोंड, उत्कल आदि पूर्वांचल के सभी देशों को अपने अधीन कर लिया था। और
यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का भी उन्होंने नाश किया था और देश को अखंड बनाया था। अब बात करते हैं हम चौथे सर्ग की, ठीक है। ध्यान रखना, दूसरा सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नंबर 4। नंबर 4 में गया अब चौथा जो है राजश्री के संबंध में। राजश्री दिख रहा होगा, राजश्री इधर लिखा हुआ है। अब इसके संबंध में क्या है, होता यह है कि अब आचार्य दिवाकर बच्चे होते हैं, ठीक है, हर्ष बचे होते हैं और राजश्री, केवल 3 ही लोग बचे होते हैं, तो 3 ही लोग रखेंगे। यानी नंबर 1 बचा कौन है, राजश्री, और इसके बाद जो है नंबर 2 पे कौन बचा है, आचार्य दिवाकर। भैया ये तो लड़ने ही लेंगे, क्यों, ये तो लड़ने ही नहीं गए। और दूसरी बात है नंबर 3 पे यह है हर्षवर्धन। ये 3 ही लोग बचे हैं चौथे सर्ग में ये 3 ही लोग बचे हैं। अब राजश्री, आचार्य दिवाकर और हर्षवर्धन, तीनों लोगों में वार्तालाप चल रहा था, तो इसमें जो राजश्री होती है वो कहती है कि हे आचार्य दिवाकर, मैं इन सारी वस्तुओं से, यानी सांसारिक वस्तुओं से ऊब चुकी हूं और मैं ये चाहती हूं कि इन सभी का त्याग करके मैं संन्यास ग्रहण करूं, भिखारिन बन जाऊं और जो है गांव-गांव प्रत्येक क्षेत्रों में जाकर के भगवान के भजन और कीर्तन गाऊं। मैं राज्य नहीं करना चाहती हूँ। फिलहाल इतनी बात वो कह तो देते हैं, लेकिन आचार्य दिवाकर जो है बहुत समझाते हैं, लेकिन राजश्री जो है अपना हट नहीं छोड़ती और आचार्य दिवाकर सहमति दे देते हैं। हर्षवर्धन भी बहुत समझाते हैं, लेकिन आचार्य दिवाकर जी के कहने पर हर्षवर्धन राजश्री को यह सहमति दे देते हैं कि चलिए आप चली जाइए। इसके बाद ये क्या होता है कि यह राजश्री जो होती है संन्यास ग्रहण कर लेती है, सारा कुछ जो है जेवर छोड़ देती है, त्याग देती है, महल भी त्याग देती है और गांव-गांव जा करके जो है वह ईश्वर की भक्ति करने लगती हैं। तो चौथे सर्ग में ये सारा कुछ बताया गया है, बहुत छोटा है, हमने आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। इसके बाद जो 5वां और अंतिम सर्ग है उस पर सिर्फ फोकस करना है आपको। पांचवा सर्ग, इसमें क्या होता है, इसमें हर्षवर्धन के त्याग का वर्णन किया गया है, यानी हर्षवर्धन के त्याग का वर्णन किया गया है। इसमें होता यह है इन्होंने गंगा नदी के किनारे या गंगा के त्रिवेणी संगम पर, गंगा के त्रिवेणी संगम पर एक मेले का आयोजन करते हैं। और उस मेले में जितने भी पुजारी होते हैं, वह पुजारी पंडित हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जितने भी भिखारी हो सकते हैं और जितने सन्यासी हो सकते हैं, इन सभी को वह इनवाइट करते हैं, इन सभी को इनवाइट किया जाता है। और इनवाइट करने के पश्चात में निर्णय लेते हैं कि वह सब कुछ अपना त्याग कर देंगे जो भी उनके पास है,
ठीक है। समझ रहे ना कि वह जो है, अब कहानी कहाँ पे है, कहानी ये है कि जब त्रिवेणी संगम पर वह एक मेले का आयोजन करते हैं। आयोजन करने के पश्चात में जो है वह सभी को, यानी जो लोग हमने बताया, इन सभी को बुलाते हैं और बुलाने के पश्चात में इनकी बहन भी भिखारी के रूप में वहां वापस आती है और आने के पश्चात में वह अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। करने के बाद दोबारा पुनः वापस अपने राज्य में लौट जाते हैं। तो कहानी ये यहीं तक थी। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप कहानी को सुनते जाइए, प्रत्येक की हेडिंग देते जाइए। जैसे कि हेडिंग लिखी है हमने, इसके अलावा दूसरी भी आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि आप कौन सी हेडिंग रखेंगे। फिलहाल हमने भी रखी, ये बेस्ट है। आप चाहो तो इससे भी ज्यादा बेस्ट रख सकते हो। ठीक है, तो ये पांचों सर्ग हो गए। पांचों सर्ग अलग अलग कहानियों में, कहानी के टाइप से लिखना और समझने का प्रयास करना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इससे जुड़े हुए प्रश्न आप कभी भूल नहीं पाओगे। यह हमारा पार्ट 1 था। दूसरे पार्ट में हम राजश्री और हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण बताएंगे। और इसमें लिखा था, संक्षेप में लिखो तो पूरी जो कहानी है जो हमने सर्ग में लिखी, सभी सर्गों को अगर मिक्स कर दिया जाए, अपने शब्दों में लिखा जाए तो ये संक्षेप में हो जाएगी। वरना अगर सर्ग पूछे जाते हैं तो आप जो है सर्ग के हिसाब से लिखेंगे। और सर्ग में मेनली शर्त ये है कि जिस सर्ग में जितना पूछा गया है आप उतना ही लिखेंगे, कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये हमें दिखाएं। दिखाने के बाद कमेंट करें। हमारा वीडियो अगला आपको बहुत जल्दी मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।